दोस्तों, आज हम 14 मार्च 2024 को 11th का जो बायोलॉजी पेपर होने वाला है उस पेपर के क्वेश्चन से संबंधित कुछ प्रश्न को हम गेस किए हैं। जिन प्रश्नों को अगर आप अच्छे तरीके से एक नज़र देख लेंगे तो शायद आपको 14 मार्च को होने वाले पेपर में कुछ हेल्प मिल जाए। हमने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सबको कवर करने की कोशिश किए हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। दूसरा प्रश्न है, किसी एक टैक्सॉन की जानकारी किसमें निहित है? ऑप्शन ए है नियम पुस्तिका में, ऑप्शन बी सूची पत्र में, ऑप्शन डी मोनोग्राफ में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोनोग्राफ में। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर होगा ट्रिटिकम सेटिवियम। इसको सेटिवियम भी लिखते हैं, ट्रिटिकम सेटिवियम। अगला प्रश्न है, किसने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है लिनियस ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी आर.एच. व्हिटेकर ने, ऑप्शन डी स्लाइडेन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर.एच. व्हिटेकर ने। अगला प्रश्न है, गर्म झरने में पाए जाने वाले आद्य बैक्टीरिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए थर्मो एसिडोफिलस, ऑप्शन बी हेलोफिल, ऑप्शन सी मेथेनोजेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए थर्मो एसिडोफिलस। अगला बात करते हैं, भूरे शैवाल में संचित भोजन है। भूरे शैवाल में संचित भोजन है लैमिनेरिन, ऑप्शन बी है स्टार्च और ऑप्शन सी है फ्लोरिडियन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए लैमिनेरिन। सातवां प्रश्न है, निम्न में किसमें कवक मूल पाया जाता है? निम्न में किसमें कवक मूल पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पाइनस, दूसरा ऑप्शन साइकस, तीसरा सीकुआ, चौथा ऑप्शन है सीड्रस। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ये सही होगा पाइनस, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए अगुह्य, ऑप्शन बी प्रगुही और ऑप्शन सी कूटगुहिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अगुह्य। जिन प्राणियों में कोई भी गुहा नहीं पाया जाता है उसे अगुह्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोएनोसाइट पाई जाती है संघ पॉरीफेरा में, संघ सिलेंट्रेटा में, संघ टीनोफोरा में, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो हमारा आंसर होगा कोएनोसाइट संघ पॉरीफेरा, ऑप्शन ए सही होगा, संघ पॉरीफेरा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ग एम्फीबिया के
प्राणी होते हैं? वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं समतापी, दूसरा असमतापी, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असमतापी। असमतापी होते हैं। इसी श्रेणी में मेढक भी आते हैं, मेढक भी असमतापी होता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, बाह्य कंकाल एवं काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से संघ में बाह्य कंकाल और काइटिनी संधिपाद पाया जाता है? ऑप्शन ए है एनिलिडा, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है मोलस्का और ऑप्शन डी है एकाइनोडर्मेटा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें उनको जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उसका शरीर जो होता है बाह्य कंकाल से बना हुआ है। जैसे मच्छर की बात करते हैं, मच्छर के टांगों को आप देखिएगा या फिर कॉकरोच की टांग को आप देखेंगे, कुछ इस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ से उसका टांग है, लगेगा कि दोनों अलग हो रहा है, ठीक है। ये अगर मान लेते टांग है तो टांग का जो जुड़ाव होता है ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा सटा हुआ है। इस संघ के प्राणी में, आर्थ्रोपोडा के प्राणी में सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो है कुल जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा संघ के ही प्राणी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? निम्न में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? यहाँ पूछ रहा है आपसे कि यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से आपको पहचानना है कि कौन भूमिगत तना के रूप में नहीं पाया जाता है। तना तो ये सभी है, लेकिन भूमिगत तना कौन नहीं है? आइए देखिए, आलू की बात करते हैं ऑप्शन ए। तो आलू ज़मीन के अंदर उपज होता है, मिट्टी से पूरा ढका रहता है, इसलिए आलू तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है जिमीकंद, ऑप्शन बी है जिमीकंद, यह भी नहीं होगा, ज़मीन के नीचे होता है। और ऑप्शन सी मूली, मूली को आप देखिएगा अर्धवायवीय तना में इसे हम रख सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी से कुछ हिस्सा मूली का बाहर से भी दिखलाई देता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है तो मूली होना चाहिए आंसर। हल्दी भी जमीन के नीचे होता है, तो यही आंसर हमारा सी सही होगा, मूली। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, नीम पौधा है, नीम आप लोग देखे होंगे आसपास से नीम के पेड़ को। नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती है? नीम में किस प्रकार की पत्ती पाई जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, ऑप्शन बी है पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, मतलब हस्ताकार संयुक्त पत्तियां भी होगा और पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ हमने कोशिश किया है कुछ पत्ती को दिखलाने का। यहाँ जो आपको पत्ती दिख रहा है पेड़ की, यह पत्ती को हम बोलते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्तियाँ। हाँ, हाथ के जैसा इसका बनावट होता है। और दूसरा जो आकृति आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरीके का, इसे हम कहते हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्तियाँ। तो आप देखे होंगे नीम के पौधे के जो पत्ती होते हैं कुछ इस तरीके का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियाँ। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 14वां नंबर प्रश्न है, क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्तियों में, ऑप्शन डी फल में। तो क्यूटिकल जड़ में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है,
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी पित्त, ऑप्शन सी द्वार कोशिका और ऑप्शन डी वातरंध्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रंध्र कहलाता है। गैसों का आदान प्रदान जिस भाग द्वारा पौधों में होता है उसे हम रंध्र कहते हैं, पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न है तिल चट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, दूसरा राना टिग्रिना, तीसरा पैंथेरा लियो, चौथा मस्का डोमेस्टिका। तो हमारा आंसर राना टिग्रिना तो मेढक का है, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो शेर का होगा। हाँ यही होगा पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ऑप्शन ए सही होगा। तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न, केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं? नर जनन छिद्र केचुआ का होता है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 18। ये सही होगा ऑप्शन डी 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है केचुआ के अंदर। अगला प्रश्न है तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र या तो खुला होता है या बंद होता है, खुला होता है या बंद होता है। तो ऑप्शन यहाँ क्या क्या दे रखा है? तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है ऑप्शन ए खुला, ऑप्शन बी बंद, ऑप्शन सी आधा खुला आधा बंद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए खुला। तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र खुला होता है। अगला प्रश्न है हमारा 19वां नंबर प्रश्न, आपातकालीन हार्मोन है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एंड्रिलीन, ऑप्शन बी है नॉरएड्रेनालिन और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ये दोनों हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न को, वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? लवक में, सूत्रकणिका में, अंतर्द्रव्य जालिका में, रसधानी में। ये सभी हमारा कोशिका का ही भाग दे रखा है, लवक भी, सूत्रकणिका, अंतर्द्रव्य जालिका और रसधानी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सूत्रकणिका में वायवीय श्वसन पूरा होता। देखिए आगे 21वां नंबर प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होता है? तो ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पादप कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी रुई, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी पादप कोशिका होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और वह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पादप कोशिका भित्ति, तो ये तो बना हुई होता है सेल्यूलोज से, ये नहीं होगा। कागज, कागज भी पादप से ही तैयार किए जाते हैं, पौधों से तैयार होता है। तो कागज चूँकि पौधे का अंश है तो उसमें भी पादप की कोशिका होगी, यह भी नहीं होगा। रुई मतलब कपास, यह भी पौधे का अंग है, ये होगा आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल। आर्थ्रोपोडा चूँकि जंतु है तो ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो उसमें कौन सी अवस्था सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है? ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेज, पूर्वावस्था। अगला प्रश्न है शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती है? जो फ्लोएम उत्तक होता है उस उत्तक के द्वारा पौधों में शर्करा किस रूप में ले जाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज और ऑप्शन डी है राइबोज। तो फ्लोएम द्वारा
सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन ए होगा सुक्रोज। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उदाहरण अंतः शोषण का है? अंतः शोषण का उदाहरण आपको पहचानने हैं। पहला ऑप्शन है मूल द्वारा जड़ का, जड़ नहीं होना चाहिए, जल होना चाहिए। मूल द्वारा जल का उद्ग्रहण, मूल मतलब पौधे की जड़ के द्वारा जल का उद्ग्रहण। दूसरा है ऑप्शन बी पत्र रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान। तीसरा ऑप्शन है बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है। और चौथा ऑप्शन है पत्र रंध्रों का खुलना। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए मूल द्वारा जल का उद्ग्रहण। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर कितना होता है? शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर कितना होता है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी जिंक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का डीनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी है थायोबैसिलस और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि नाइट्रेट का डीनाइट्रीकरण स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, फोटोसिस्टम फर्स्ट एवं फोटोसिस्टम सेकेंड को क्रमशः कहते हैं। ऑप्शन ए P700, P680, यही आंसर सही होगा। ऑप्शन ए यही कहते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट को कहते हैं P700 और फोटोसिस्टम सेकेंड को कहते हैं P680। आगे बात करते हैं 30वां प्रश्न, ग्लाइकोलिसिस के समय ग्लूकोज पहले परिवर्तित होता है, किस रूप में यह परिवर्तित होता है? तो आंसर होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यह परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न 31वां नंबर, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम रूप से क्या उत्पाद बचता है? ऑप्शन ए है इथेनॉल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी पाइरुविक अम्ल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाइरुविक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें सिट्रिक अम्ल बनता है? निम्न में से किसमें सिट्रिक अम्ल बनता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी ऑक्सी श्वसन, ऑप्शन डी TCA चक्र। तो आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन डी TCA चक्र। अगला प्रश्न, किस जिब्रेलिन का प्रयोग शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए GA1, ऑप्शन बी GA2, ऑप्शन सी GA3, ऑप्शन डी GA4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी GA3। अगला प्रश्न, एमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन में क्या समानता है? तो ये सभी प्रोटीन है, यही समानता है कि ये तीनों के तीनों क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां नंबर प्रश्न, अमाशय रस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ऑप्शन सी
ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। ऑप्शन डी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। ये सभी अमाशय के रस है, आगे अमाशय रस में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, नन ऑफ दीज। तो आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन डी वसोप्रेसिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 38वां नंबर प्रश्न है, औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है? एक मिनट में कोई मनुष्य श्वसन की क्रिया कितनी बार करता है? ऑप्शन ए 10 से 12 बार, ऑप्शन बी 12 से 16 बार, ऑप्शन सी 16 से 18 बार, ऑप्शन डी 18 से 20 बार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 16 से 18 बार। अगला प्रश्न, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है? वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है हमारे शरीर में? तो आंसर होगा नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी लाल अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी अग्न्याशय और ऑप्शन डी यकृत। तो आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा में वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिका बनती है। लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 40वां नंबर प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट कितने हृदय चक्र को प्रदर्शित करता है? एक मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का हृदय गति कितनी है? तो आप सभी ये चीज़ को जानते होंगे, ऑप्शन सी होगा 72 बार हृदय गति होती है स्वस्थ मनुष्य में। आगे अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को। जी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन को अभी देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मेरे द्वारा गेस किया गया है। पहला प्रश्न है, सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है? सूत्री कोशिका विभाजन जो होता है, उस सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है बतलाना है। तो आप लिखेंगे अच्छे तरीके से, कॉपी में सुंदर तरीके से, किसी कोशिका का जैव प्रक्रम द्वारा विभाजित होकर दो या दो से अधिक नए कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोई भी कोशिका हो, जैव प्रक्रिया द्वारा विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका में बनता है, इसे ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व इस प्रकार है। हमने दो महत्व को यहाँ समझाया है। पहला है कि इस प्रक्रिया द्वारा, मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। दूसरा क्या महत्व है सूत्री विभाजन का? कोशिका विभाजन के बाद ही शरीर के चोटिल जगह, जहाँ चोट लग जाने के बाद, कट जाने के बाद जो कोशिका मृत हो जाती है, मतलब मृत कोशिका की जगह या घाव आदि भरते हैं। घाव जब हो जाता है तो उस घाव वाले स्थान पे नए कोशिका जो बनते हैं वह कोशिका विभाजन के बाद ही बनते हैं। तो यह कोशिका विभाजन का महत्व था। इसे आप अच्छे तरीके से परीक्षा में लिख सकते हैं। अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न, अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक किसे कहते हैं? अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, कुछ पौधे जैसे केला, अनानास, संतरा, अंगूर, पपीता आदि में फलों का विकास बिना निषेचन के ही
सीधे अंडाशय से होता है, ऐसे पौधे को ही अनिषेक फल कहते हैं। ज़्यादातर इस तरह के फल में बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किसे पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर कहा जाता है? तो आंसर लिखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि यह तालाबों के किनारे वाले वृक्षों, उनके तनों तथा नम चट्टानों, लकड़ी के लट्ठों, नम स्थान जैसे नम मिट्टी आदि में रहता है। लेकिन इसे प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रजनन क्रिया के लिए पानी में जाना पड़ता है। तो इसलिए ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो आंसर लिखेंगे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग का नाम लिखकर डैश दे लेंगे। पहला लिखेगा सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क का ही भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम 2 हिस्सों में बटा होता है, एक हिस्सा होता है दाएं और दूसरा हिस्सा होता है बाएं, जिसे प्रमस्तिष्क गोलक कहते हैं। दूसरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का थैलमस। यह भाग जो होता है संवेदी व मोटर संकेत को पहचानने का कार्य करता है। जितने भी संवेदना हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसे पहचानना थैलमस मस्तिष्क का काम होता है। तीसरा जो भाग है अग्र मस्तिष्क का वह है हाइपोथैलमस। यह थैलमस के आधार पर स्थित होता है, थैलमस के ही आधार पर यह स्थित होता है। इसमें कई केंद्र भोजन, तापमान, पानी के लिए पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न को, 5वां नंबर, वृक्कों के अलावा हमारे शरीर के अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम बताएं। तो आंसर लिखेंगे वृक्क के अलावा हमारे शरीर के अन्य उत्सर्जी अंग के नाम निम्न है। पहला आप लिखेगा फेफड़ा। फेफड़ा यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन करता है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे त्वचा। त्वचा जो होता है हमारे शरीर में जो पसीना बनता है उस पसीने का उत्सर्जन करने में सहायक है, जिससे गर्मियों के दिनों में शरीर की त्वचा को ठंडक मिलता है। तीसरा जो अन्य भाग है उत्सर्जी अंग वह है हमारा यकृत, लीवर। यह कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक, विटामिन्स व दवाइयों आदि का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है लाइगेज एंजाइम का कार्य बताएं। तो आंसर लिखेंगे लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों के चिपचिपे सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका उपयोग वाहक डीएनए से वांछित डीएनए खंड को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, मेढक का वैज्ञानिक नाम लिखे। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। चलिए देखते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला प्रश्न है हमारा, लसिका एवं रुधिर में अंतर बताएं। तो आप लिखेंगे लसिका एवं रुधिर में निम्नलिखित अंतर है। इतना लिखने के बाद सबसे पहले आप इस तरीके का डायग्राम बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे रुधिर और दूसरे तरफ लिखेंगे लसिका। ठीक है। अब रुधिर में क्या है कि यह लाल रंग का होता है, रुधिर लाल रंग का होता है, जबकि लसिका को आप देखिएगा तो यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। आप लोग यह देखे होंगे कि जब शरीर में कभी घाव होता है तो घाव
का जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें से कुछ उजले रंग का पदार्थ निकलता है, उसके बाद पानी की तरह एक पदार्थ निकलता है जिसे हम लसिका कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। उसके बाद ब्लड आदि सब आते रहता है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं रुधिर में दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तीसरा क्या अंतर होगा रुधिर में कि यह हृदय से अंगों तक बहता है, हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आ जाता है, हृदय से अंगों तक बहता है और फिर वापस आ जाता है। लेकिन लसिका की बात करते हैं तो यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर बहता है, सिर्फ इतना ही, ऊतकों से हृदय की ओर बहता है। चौथा क्या होगा अंतर रुधिर में कि इनमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, इनमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन लसिका की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा कि इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता है। पांचवा और अंतिम अंतर क्या होगा रुधिर का, आइए देखते हैं कि इसमें लाल रक्त कणिका जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं RBC, दूसरा श्वेत रक्त कणिका WBC और रुधिर पट्टिकाएं होती है। किसमें, रुधिर में RBC भी होता है, WBC भी और रुधिर पट्टिका। लेकिन लसिका की बात करते हैं तो लसिका में कणिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब दूसरा प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन का, जो इस प्रकार है, पुष्प क्या है, एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन करें, ठीक है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो आपको अगर 5 मार्क्स चाहिए तो इतना लिखना पड़ेगा जितना हम तैयार किए हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से। पहले आप क्या लिखेंगे सुंदर तरीके से, पुष्प आवृतबीजी जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, पुष्प आवृतबीजी पौधों में उत्पन्न वे संरचना है जिसके द्वारा एंजियोस्पर्म में जनन की क्रिया संपन्न होता है। अर्थात पुष्प आवृतबीजी पौधे का लैंगिक अंग है जिसका मुख्य रूप से 4 भाग होता है। मुख्य रूप से इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग। आइए उन चारों भागों को देखते हैं। पहला भाग है बाह्यदल जिसे कैलिक्स कहते हैं। यह पुष्प में सहायक भाग के रूप में विकसित पुष्प का प्रथम चक्र है जो हरे रंग का होता है। कैसा होता है यह, हरे रंग का होता है। आप देखे होंगे पुष्प में सबसे डंठल के पास जो दिखता है डार्क ग्रीन टाइप में, वो ही बाह्यदल होता है या कैलिक्स। यह कली के समय पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी संख्या पुष्पों में अलग अलग होता है। अधिकांश पुष्पों में इसकी संख्या 5 होती है। अधिकांश पुष्पों में बाह्यदल की संख्या 5 होती है। दूसरा जो भाग है पुष्प का वह है हमारा पंखुड़ी कॉरोला। आइए समझते हैं पंखुड़ी के बारे में। यह पुष्प में सहायक भाग के रूप में विकसित पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अलग अलग रंगों की होती है, जो अलग अलग रंगों की होती है। पुष्प का रंग पंखुड़ी पर ही निर्भर करता है। किसी भी पुष्प है वह किस रंग का होगा यह उसके पंखुड़ी पर ही निर्भर रहता है। पंखुड़ी के आकर्षक रंग ही कीटों को, तितलियों को, भंवरों को आदि को आकर्षित करता है। इसकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं पुष्प के तीसरा भाग जिसे हम पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम। यह पुष्प का मुख्य भाग कहलाता है। यह पुष्प का मुख्य भाग है जो नर युग्मक जिसे हम परागकण कहते हैं, जो नर युग्मक का निर्माण करता है जिससे लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होता है, यह पुष्प में नर भाग के रूप में विकसित होता है। पुमंग पुष्प में नर भाग के रूप में विकसित होता है।
आइए समझते हैं चौथा और अंतिम भाग पुष्प का, जिसे हम जायांग कहते हैं, गायनोसियम। यह भी पुष्प का मुख्य भाग है, जिसमें मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। यह पुष्प में मादा भाग के रूप में विकसित होता है। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो अगर डायग्राम से रिलेटेड हो तो उसे भी आप एक नज़र देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे। जैसे कि तंत्रिका कोशिका हो गया, ठीक है, आहार नाल हो गया, ये सब का अब अगर आप डायग्राम जानते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।